नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। रिम्स के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस अब गुप्तचर एजेंसी नजर रखेगी। वहीं पैसे के अभाव में गरीब मरीजों का इलाज नहीं रुकेगा। रिम्स शासी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो देखिए, आज अहम फैसला लिया गया रिम्स शासी परिषद की बैठक में, और फैसले में कई अहम मुद्दे भी उठाए गए और रिम्स के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्राइवेट प्रैक्टिस पर गुप्तचर एजेंसी नजर रखेगी। वहीं पैसे के अभाव में गरीब मरीजों का इलाज भी नहीं रुकेगा। और आपको बता दें, रिम्स शासी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रिम्स के डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस अब महंगा पड़ेगा। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर अब गुप्तचर एजेंसी नजर रखेगी। रिम्स शासी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इस फैसले का विरोध किया है। हम लोग एक गुप्तचर एजेंसी का चयन कर रहे हैं, जो गुप्तचर एजेंसी ये हम लोगों को बताएगी कि कौन चिकित्सक निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर वो हम लोगों को जानकारी उपलब्ध होगी। उस पर विभाग तदुपरांत विभाग उचित निर्णय करेगा। एजेंडे में ये आना ही नहीं चाहिए था। हम कोई चोर बैंक रॉबर को थोड़ी पकड़ने जा रहे कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में लगा दो। ये तो बने गलत, ये एजेंडे में नहीं। मेरा पूरा विरोध है। वहीं रिम्स में गरीब मरीजों के इलाज में पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जिनके पास आधार कार्ड या फिर किसी तरह का पहचान पत्र नहीं है, उनके इलाज का खर्च रिम्स प्रबंधन उठाएगा। अस्पताल अधीक्षक 50,000 रुपए की मंजूरी दे सकते हैं, जबकि निदेशक की अनुशंसा पर 1 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। वहीं गरीब मरीजों को 1 लाख से 5 लाख तक की मदद स्वास्थ्य मंत्री की अनुशंसा पर मिलेगी। सुप्रिंटेंडेंट साहब 1 रुपया से 50,000 रुपया तक, 1 रुपया से 50,000 रुपया तक वो उनको शक्ति दी गई है, ताकि कोई भी गरीब से गरीब मरीज को पैसे के अभाव में मौत नहीं हो। रिम्स शासी परिषद की बैठक में 22 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से कई पर सहमति बनी। इनमें प्राइवेट प्रैक्टिस की निगरानी गुप्तचर एजेंसी करेगी। 10 साल से काम कर रहे 4th ग्रेड के कर्मचारियों का समायोजन होगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के विस्तार का फैसला लिया गया। 5 मंजिला ओपीडी ब्लॉक बनाने पर सहमति बनी है। पुराने अस्पताल भवन के जीर्णोद्वार की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। रिम्स के मास्टर प्लान के लिए मैकॉन के मनोनयन का फैसला लिया गया है। पीपीडी मोड पर 20 डायलिसिस मशीन लगाने का फैसला लिया गया है। अभियंत्रण कोषांग के गठन और उसमें पदों के सृजन का फैसला लिया गया है। ई हॉस्पिटल के लिए पीएमयू के स्थापना का फैसला और क्षेत्रीय नेत्र संस्थान निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्राकलन की स्वीकृति प्रमुख है। निरंजन कुमार, न्यूज 18, रांची। जेजेएमपी नक्सलियों के खिलाफ लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुलेरिया टांड जंगल से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार नक्सली एसयूवी से घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार उग्रवादियों में मनिका के मतगान के बलराम यादव और मनीष शर्मा, जुंगुर के गुलाब यादव, पलामू के चेतमा के मंगलेश कुमार सिंह और बसंत सिंह के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से राइफल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने नगर, पथरौल और देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और 5,000 रुपए कैश बरामद किए गए। ये लोग बैंक अधिकारी बनकर लोगों को निशाना बनाते थे। लगातार जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ गुप्त सूचना मिला कि यहाँ पे मंदिर मोड़ के पास कुछ लोग जो है साइबर अपराध के अंजाम करने को तैयार, मतलब अपने आप को ये है वहाँ पे आए हुए हैं, जुटे हुए हैं जो साइबर अपराधी हैं। तो पुलिस की बल वहाँ गई, वहाँ उसको पकड़ी। उसके पकड़ने के बाद सुंदरम होटल के पास से भी उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। फिर साथ ही साथ पथरौल एरिया और देवीपुर एरिया में छापामारी करके साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
इधर नशे के कारोबार के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पाकुड़ में 28 पाउच ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर के अलावा इलेक्ट्रिक मशीन और 3 मोबाइल बरामद किए गए। प्राथमिक विद्यालय गंगारपुर परिसर में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं गुमला में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 24 बोतल कॉरेक्स कफ सिरप, 188 ग्राम गांजा और 20 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। डी में दीपक बराई और नीलकमल सिंह को गांजा और 24 पीस कॉरेक्स के साथ पकड़ा गया और शास्त्री नगर से ब्राउन शुगर 20 पुड़िया में राजन कुमार और मोनू गोप को गिरफ्तार किया गया। इधर बोकारो के बालीडीह के मुस्लिम मोहल्ला में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। बाद में लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जीवन ज्योति नाम की ये बस बिहार के लिए चलती थी। इसका मालिक बिहार शरीफ का रहने वाला है, लेकिन पिछले कई साल से यहाँ गाड़ी खड़ी थी। बस में लगी आग से आसपास के घरों को भी हल्का नुकसान पहुंचा है। देवघर नगर निगम के बगल के कैंपस के निगम के 3 चलंत शौचालय जलकर खाक हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। देवघर नगर निगम के बगल के कैंपस में निगम की 3 चलंत शौचालय जलकर खाक हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मची रही। वार्ड जमादार ने बताया कि निगम ऑफिस के बगल के कैंपस में 3 चलंत शौचालय जलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक तीनों शौचालय पूरी तरह खाक हो चुके थे। अगलगी की घटना कैसे घटी, इसकी जांच अग्निशमन विभाग की ओर से की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों ने ये आग लगाई होगी। 15 में काम कर रहे थे, कोई मोहल्ले वाले ने हमको सूचना दिया कि यहाँ शौचालय में आग लग गया है। तब तक हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को जानकारी दिए, फिर दमकल आया, उसकी आग को बुझाया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। काफी देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर सरायकेला में बारिश ने गांव के हुए विकास की पोल खोलकर रख दी है। कुछ घंटे की बरसात में ही गांव तालाब में तब्दील हो गया। सरायकेला के साल्डी गांव के लोग जल जमाव से परेशान हैं। थोड़ी सी बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है। इस आदिवासी बस्ती में करीब 20 घर हैं, जिसमें से कई घर कच्चे हैं। जल जमाव से घर की दीवारें दरक गई है, जिससे घर गिरने का डर बना रहता है। क्या करेंगे, इतना कमर तक पानी खड़ा हो जा रहा है अंदर पे। क्या मुखिया जी का एक्शन लेगा? क्या बोले, मुखिया जी का कोई एक्शन ही नहीं लिया। और टुल्लू पाइप दिया गया है, टुल्लू पाइप पे क्या पानी निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। हम लोग का भींग गया, कपड़ा लता पलंग सब कुछ भींग गया। गांव में जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। जल निकासी के नाम पर ग्रामीणों को एक टुल्लू पंप दिया गया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई बीमार पड़ जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या पर न तो प्रशासन का ध्यान गया और न ही जनप्रतिनिधियों ने कुछ किया। यहाँ गांव के मुखिया बनाए गांव वालों को कि ताकि हम लोग को सब कुछ का ये फैसिलिटी दे सके, लेकिन कुछ नहीं मिला अभी तक। देखिए, और टुल्लू पंप एक दिए छोटा सा, जबकि इतना तालाब जैसा पानी है। टुल्लू पंप से निकलेगा? पॉसिबल है? बताइए। अनाज वगैरह सब खराब है, पानी घुस जाता है। और ये ना घर देखिए अंदर कैसे है। बरसात के समय ग्रामीण घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। ज्यादा बारिश होने से घर टूटने का भी डर बना रहता है। कई घर टूट भी चुके हैं। जल जमाव की समस्या बीते 3 सालों से है, लेकिन इस ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। वहीं प्रधान का कहना है कि वर्तमान में जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए निजी स्तर पर उन्हें टुल्लू पंप की व्यवस्था कराई गई है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए तत्काल उनको राहत दिलाने के लिए एक टुल्लू पंप का व्यवस्था किया गया है कि ताकि वे पानी निकासी हो और आवागमन बना रहे। लेकिन जितने भी प्रभावित गांव वाले हैं वो उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक घर टूटा है, उन्हें तो मैंने मुआवजा का भी प्रावधान बताया था कि आप अपना जो भी ज़मीन का खतियान है और बाकी सारे जरूरी कागजात है आप मुझे जमा कीजिए
और आपको भी जो भी सरकारी सहायता है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी प्रकार दस्तावेज मुझे जमा नहीं किए हैं। बरसात में उत्पन्न इन समस्याओं के बीच बस्ती के लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। इन परिवार के लोगों की अब तक प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसी ने सुध नहीं ली है। बस्ती के लोग सरकारी मदद की आस में हैं। देखना होगा कि इन लोगों की समस्या प्रशासन के कान तक कब तक जाती है और जल निकासी का समाधान कब तक हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से प्रभंजन की रिपोर्ट। झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। कोडरमा के जयनगर प्रखंड के टंडाडीह देवी टांड की ओर जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के इस उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। हाथियों के झुंड में कुल 11 हाथी हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। देखिए ये 2 तस्वीरें, जहां कोडरमा में जंगली हाथियों का उत्पात है, वहीं हजारीबाग में भी 2 महिलाओं को हाथियों ने कुचलकर मार डाला है। घटना कदकमदाग प्रखंड की है और खबर के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से इस प्रखंड में 12 हाथियों का एक झुंड जंगल में घूम रहा है और खाने की तलाश में गांव में घुस रहा है। गांव में घुसने के दौरान हाथियों ने कूबा गांव की कृति कुजूर और चीची गांव की कबूतरी देवी को मार डाला। और आपको पड़ोसी राज्य बिहार से एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन को मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जमीन को मिली है मंजूरी। 78 एकड़ जमीन को सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये बड़ी खबर, बिहार कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, जहां दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन को मंजूरी दे दी गई है। और हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी संजय जी, बताइए, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अहम फैसला लिया गया है। ये बहुत अहम फैसला है आज के कैबिनेट में। जो दरभंगा का जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, नया एयरपोर्ट जो बनना है, उसके लिए 336 करोड़ रुपया बिहार के कैबिनेट ने पास कर दिया। 78 एकड़ जमीन एक्वायर करके वहां बिल्कुल नया और भव्य टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा। आज ही कैबिनेट में ये पास कर दिया गया है। और दरभंगा एयरपोर्ट जिस तरीके से इमर्ज किया है, उसके लिए अब इसमें सारा फैसिलिटी भी क्रिएट हो जाएगा। जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो भी पैरामीटर है, मापदंड है, वो सारा कुछ जो पूरा जी हो गया, मूवमेंट हो गया कि लगा कि अब बड़ा एरिया चाहिए। और 78 एकड़ जमीन जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा चाहिए जो जितना लोग का मूवमेंट, जितना पैसेंजर यहाँ पे आ रहा है। तो आज कैबिनेट ने वो पैसा सैंक्शन कर दिया है और जल्दी ही इस पर अब एक्वायर करके काम शुरू हो जाएगा। अगले 2 साल में मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल नया टर्मिनल बिल्डिंग दरभंगा में बन जाएगा। एक बहुत बड़ा ये एविएशन का हब बन गया है ये दरभंगा एयरपोर्ट। जी, तो काफी ये अहम फैसला बिहार कैबिनेट का है, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जमीन की मंजूरी भी मिल गई है, तो इससे लोगों की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। जी, बहुत पूरा सुविधा बढ़ जाएगा। यहाँ के जैसे ही एयरपोर्ट खुला है तो ट्रेवल तो हो ही गया पूरा नॉर्थ बिहार, नेपाल इसके साथ, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो अदर अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए रास्ता खुल गया है इस एयरपोर्ट के बनने से। तो इसलिए ये जब नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, आपको इसमें पार्किंग लॉट काफी सारा बढ़ जाएगा, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हो जाएगा। आपको बहुत आपको जो प्लेन जो 7-8 रात में आकर के पार्क हो सकता है वहां पर। तो और आपको मैंने जो भी एक मॉडर्न जो लेटेस्ट एयरपोर्ट होता है, वो सारे सुविधा से लैस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बिहार का एक अपकमिंग पटना के बराबर का एयरपोर्ट इमर्ज कर जाएगा ये दरभंगा एयरपोर्ट। और इसमें बहुत था कि ये आपको कि ये जमीन एक्वायर करके देने का, और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला के तरफ से कि उन्होंने आज के कैबिनेट में और जो एनडीए सरकार है बिहार की, उसने इसको पास किया है। और ये एक बड़ा माइलस्टोन है मिथिला के लिए, ये जो आज जो कैबिनेट पास हुआ है। वाकई जैसा कि ये नया टर्मिनल बनने से लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी और एक अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट देखा जा रहा है, उसका सपना वो भी कई हद तक साकार होता दिख रहा है। जी
बिल्कुल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में ये इमर्ज कर जाएगा। और जितना कोरोना में भी और जितना लोगों का मूवमेंट वहां पर है, मेरे ख्याल से देश का जो टॉप एयरपोर्ट जो 10-20 होगा उसमें दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज करता जा रहा है अपने, और ये सुविधा बहुत बढ़ जाएगा इस सारे चीज के आने से। वाकई हमने बताया जी कि बने इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारा इससे क्रिएट हो जाए। जी संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि 78 एकड़ जमीन को सरकार ने मंजूरी दी है और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 336 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।